3 को बनवा दिए थे ना, चौथा बनवाना है। कह रहा है कि मीना जो है 2,000 रुपये निकालने बैंक गई। मीना जो है कितना पैसा निकालने बैंक गई है? 2,000। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची कहा जाता है कैशियर को। बोला कि ये 50 क्या 100 को नोट दे दीजिएगा। मीना को कुल 25 को नोट दिया गया। टोटल को नोट मिला उसको 25 गो। तब हमें पता करना है कि कौ गो नोट मिला था 50 का और कौ गो नोट मिला था 100 का। 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या क्या है। प्रश्न समझ में आ गया? मीना गई है बैंक, पैसा का काम है, तो 2,000 रुपये निकालने गई है। बोली है कि 50 और 100 का नोट दीजिएगा। वो टोटल को नोट दे देता है 25 गो। लो जाओ, तो वो लेके चली जाती है। अब हम लोग को पता करना है कि कौ को 50 के नोट था और कौ को 100 को नोट था। क्या पूछ रहा है? 50 रुपया के नोटों 50 रुपया के नोटों की संख्या 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर हुआ। एक और चीज पूछा है, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट? 50 रुपए के नोटों की संख्या। अब फिर पूछा है 100 रुपया के नोटों की संख्या। मान लेते हैं, माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 1 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर वाई। मान लेते हैं 50 रुपए का कौ नोट है? 100 रुपए का नोट है। अब यहां पर हमें 2 गो कंडीशन चाहिए। देखो 2 गो कंडीशन है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। कौ गो नोट मिला है बेचारी को? और कितना पैसा निकालने गई थी? 2,000। 2 समीकरण हो नहीं गया? कुल निकाली गई रकम, कुल लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली स्थिति में प्रश्नानुसार पहली स्थिति में कुल रकम, कुल निकाली गई रकम बराबर 2,000 निकाली है ना? कितना पैसा निकाली है वो? 2,000। अब बताइए, अगर आपके पास 5 गो नोट हो 100 का और 3 गो नोट हो 50 का, तो टोटल पैसा कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो 100 गुना 5 अब प्लस 3 गुना 50 गुना 3 निकल जाएगा ना? 100 500 150 650 650। अगर आपके पास 8 गो नोट हो 100 का और 5 गो नोट हो 50 का, तो इसका रकम कैसे निकालोगे? 100 गुना 8 प्लस 50 गुना, समझ में आ रहा क्या करें हम? अगर आपके पास 12 गो नोट हो 100 का और 11 गो नोट हो 50 का, तो कैसे निकालोगे?
100 गुना 12, 100 गुना अब प्लस 50 गुना, होगा इतना। अब अगर आपके पास एक्स नोट हो 100 का और वाई नोट हो 50 का, तो ये कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, राशि में उसके संख्या से गुणा किया जा रहा है राशि तो कौ गो है? 8 गो है राशि, तो कौ गो है? तो है राशि कौ गो है? है राशि तो कौ गो है? तो ये राशि कौ गो है? निकल जाएगा रकम। तो इसमें हमारे पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स ना, यानी कि 50 गुना क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 100 गुना क्या हो जाएगा? और टोटल कितना हो गई? समझ में आया किसी क्वेश्चन बनाए? इक्वेशन 1, इक्वेशन कितना मान लेते हैं इसको? 1। अब यहां पर 1 मत मानो, चाहे छोड़ दो इसे ही। अरे रुको ना, बनावे दो हम रोके। अब दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या हो गया? कुल नोटों की संख्या कितनी है? कुल नोटों की संख्या बराबर 25। कुल नोटों की संख्या कितनी है बच्चों? 25 गो नोट है। कौ गो नोट है? 25 गो नोट है। कौ गो नोट है? 25 गो नोट है, यानी कि बात नहीं, 25 गो नोट है, यानी कि टोटल को नोट है? बोलो। 25 गो नोट है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 50 रुपए के को नोट है, x 100 रुपए का को नोट है, तो जोड़ेंगे तब ना आएगा। यानी कि समीकरण युग बन गया। अब हमारा लिखेंगे इसीलिए समीकरण योग में क्या क्या गया? समीकरण योग में आ गया 50x प्लस 100y बराबर 2000 और x प्लस y बराबर 25 बन गया। कौन सा विधि से हल करना है? विलोपन विधि से ना। कौन सा विधि से हल करना है? लिखेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। चलिए, वाई वाला को घटाना चाहते हैं बबुआ, हे में 1 से गुना, है में 100 से गुना होगा, क्योंकि 100 वाई होगा तब ना होगा कम इसका। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुना 1 माइनस करना पड़ेगा समीकरण 2 गुना 100। समीकरण 1 गुना 1 अब माइनस समीकरण 2 गुना 100। अब बोलो 50x प्लस 100 वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 2000 100x प्लस 100 वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 2500 ना। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? अब घटेगा तो माइनस 50x बराबर माइनस 500 होगा, और यहां पर x बराबर माइनस 500 बटा माइनस 50 कटेगा, और ये 0 से 0 पचदा, हाँ 50। x बराबर कितना आ गया? 10। x बराबर कितना आ गया? अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से बढ़िया 2 में रखो। 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखो, 2 यही ना है। x प्लस वाई बराबर 25
या एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 10 प्लस वाई बराबर 25, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसीलिए 50 रुपए के को नोट माने थे, 50 रुपया के कुल नोट की संख्या बराबर एक्स। एक्स बराबर कितना गया, 10, और 100 रुपया के कुल नोट की संख्या बराबर वाई, बराबर कितना आया है, 15 को नोट मिला है ना। अच्छा जांच किया जा सकता है क्या, 15 को 100 रुपए का नोट रहेगा तो 1500 और 500, 2000 और 15 10 25, यानी कि हमारा सही है। आ रहे ना उतना, बोलो समझ में आ गया। कहाँ पूछना है बोलो, कहाँ पूछना है, भाई भाई ये गुणा 100, ये दोनों को बराबर करना है हमको, ये दोनों को वाई वाला को बराबर करना है, तो इसमें 100 का गुना है, इसमें 1 का गुना है, तो ये इसका उल्टा किया जाता है, 1 से इसमें गुणा कर दिए और 100 से इसमें कर दिए। आ गया। हाँ और बोलो जी, कहीं दिक्कत है बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, किराया पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय के प्रथम दिन 3 दिन का किराया एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग से किराया है। देखिए बच्चों, कोई कोई कंपनी है जो किराया पे किताब देती है, किराया पे रूम सुने थे आप लोग, किराया पे मोटर गाड़ी मिल जाता है, अब किराया पे किताब भी मिल रहा है ना। अच्छा किराए की किताब लाए हो कब वो, लाइब्रेरी में से कब किताब उठा के लाए हो, मेरे लाइब्रेरी से नहीं है, हमारे लाइब्रेरी में किताब नहीं है। हम लोग वो निकालते थे किताब बहुत ज्यादा, उसमें वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है उसमें से, लेकिन बहुत बदमाश कौन कौन होता है, लाता है किताब ये फाड़ लेता है बीच में से, बीच में से 10 गो पाना फाड़ लेगा, कोनो चैप्टर में उड़ा देगा उमें के, ले किताब ये जमा कर देता है। अरे पहले किराए पे बैटरी आता था ना, बैटरी पहले किराए पे बैटरी आता था, 2000 बता रहे हैं 2006-7 में 30 रुपये किराया लगता था एक दिन का ना। है ओ, चुप रहो। वो बता रहे थे ना कि बैटरी आता था किराए पे, तो जब वो वापस करना रहता था ना, एक दिन का समय रहता था, आज लाए तो कल उसको 10 बजे तक लेके पहुंचाना है। अगर बैटरिया बच जाता था तो वो बैटरिया में 2 गो सिरा होता है, एगो प्लस है एगो, छाड़ ओढ़ लेके आ दोनों को सटाता था आदमी खत्म करने के लिए, शॉर्ट लड़ा के उसको खत्म करना है। कितना बैटरिया का पनिया निकाल लेता था वो मेले, दाम वसूल करना है 30 रुपया। वैसे ही किराया पे देखो, किराया पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, किराया पर कोई किताब देने वाला कंपनी है तो उसका प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, मतलब 3 दिन आप किताब रखते हैं तो आपको
एक नियत राशि देना होगा, चाहे आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर अलग से किराया है प्रतिदिन के हिसाब से। 3 दिन मान लो कि बोला कि 20 रुपए में 3 दिन है, ओकरा बाद हर दिन के हिसाब से पैसा लेंगे हम। एक दिन का 10 रुपया मान लो, और 3 दिन फ्री में है। 3 दिन फ्री में नहीं है, एक नियत किराया है, इतना दे दीजिए, 3 दिन घूमते रहिए, 3 दिन पढ़ते रहिए। सरिता नामक कोई लड़की ले गई किताब, 7 दिन रख ली। कौ दिन बेसी रख ली? 4 दिन, तो उसको 27 रुपया देना पड़ा। सुशी नामक कोई लड़की ले गई, पता नहीं क्या है ये, वो किताब रखने के लिए कितना दिन किताब रखी वो, तो कई दिन ज्यादा रख ली, अभी ये 2 दिन ज्यादा रख ली, तो इसको कितना पैसा देना पड़ा? 21 रुपया। कह रहा है कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। प्यारे बच्चों, चलो चलो हल करते हैं। क्या पूछ रहा है? नियत किराया। नियत किराया बराबर व्हाट? इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर व्हाट? नियत किराया बराबर व्हाट और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे? मानेंगे, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर 100 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर वाई रुपया। नियत किराया मान लेते हैं 100 रुपया, अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं वाई रुपया। प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्यारे बच्चों, पहली शर्त से कुछ कंडीशन दिया है। सरिता द्वारा सरिता इसे लिखा हुआ है, सरिता द्वारा 7 दिन पुस्तक रखने। कौन बकबक किया जी? क्या किया है रे? तू नहीं था तो झूठ बोल रहा है। तू सुन रहा था जगह? सरिता द्वारा 7 दिन पुस्तक रखने का किराया। कौन बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था? हाँ, क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे? भजन? क्या कर रहे थे? युद्ध होने वाला है, शांति का संदेश दे रहे थे का? ओम शांति नमः, ऐसा कर रहे थे? सरिता द्वारा 7 दिन पुस्तक रखने का दिया गया किराया, कितना रुपए दिया है? 27 रुपया। अब देखो ये समझना है बढ़िया ले। 3 दिन तक तो नियत किराया है, 3 दिन नियत किराया है, यानी कि 100 रुपया तो जमा हो गया होगा उसका। इसके अलावा 7 दिन रखी है वो टोटल, तो अब कितना एक्स्ट्रा में आ गया? 4 दिन। 1 दिन का किराया कितना है? वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 वाई बराबर 27। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमको समझ में नहीं आया अभी। नियत किराया 3 दिन का एकदम फिक्स है। प्रथम 3 दिन का किराया क्या है? तो हम नियत किराया कितना माने इसमें? 100 रुपया। तो 100 रुपया तो जमा की होगी बेचारी। एकरा बाद 7 दिन किताब पढ़ी है वो,
7 दिन किताब पढ़ी है तो 4 दिन बेसी रख ली ना। एक दिन के कितना पैसा लग रहा था, तो 4 दिन का कितना लगेगा। अब ये समझ में नहीं आया, आ गया ना। x प्लस 4y बराबर 27। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से सुशी द्वारा सुशी द्वारा 5 दिन पुस्तक रखने का दिया गया किराया बराबर कितना रुपया है, 21 रुपया ना। तो आप बताओ 3 दिन तो नियत किराया लगेगा, उसका कितना लगेगा एक्स। एकरा अलावा कौ दिन रख ली वो, 2 दिन, तो 2 कितना पैसा हो गया, बुझा गया। समीकरण युग में आ गया क्या लिखेंगे, समीकरण योग में। समीकरण युग में आ गया एगो एक्स प्लस 4y बराबर 27, एक्स प्लस 2y बराबर 21। हम कटाना चाहते हैं एक्स को, क्योंकि आसानी से कट जाएगा ना। देख लो एक्स और एक्स बराबर है ना, क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। अब विलोपन विधि में एक अक्षर को विलुप्त करना है, एक्स एक्स बराबर है ये है, खाली क्या कर देंगे, समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। 1 में से 2 को घटा दीजिए बच्चों। एक है आपका x प्लस 4y बराबर 27, x माइनस 2y बराबर 21। ये प्लस में है, माइनस माइनस ये तो कट गया, यहां बच गया 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 ना, 2 3 आई, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर कितना है 27, x प्लस 4 गुना 3 बराबर x प्लस 12 बराबर 15 गया। बोलो कल बराबर या का चिन्ह ऐसे दे रहा था, कितना ऐसे दे रहा था, कितना ऐसे दे रहा था, ऐसे ई करीब ठीक है, ई कुछ ठीक है लेकिन बढ़िया से दिया जाए तब सबसे बढ़िया ऐसे करके इसे घेरा जाता है। दूसरा चीज या बराबर कब दिया जाता है, ध्यान से देखो हम या बराबर कब दे रहे हैं, इसमें बराबर पहले ही से है, इसमें बराबर नहीं चलेगा, या चलेगा, क्या चलेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं बराबर नहीं रहता तो ये बराबर चलता, या गलती हो जाता, बुझा रहे ना। तो कल ढेर चीज समझाए हैं, लिखेंगे इसीलिए नियत किराया कितना गया हो, नियत किराया बराबर 15 रुपया। बोलो नियत किराया कितना गया, और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया बराबर 3 रुपया। एक दिन का किराया कितना लग रहा था, अब बाकी 3 दिन 15 रुपया में दे रही थी, समझ में रहा ना, कोई दिक्कत है।
बोलो कहाँ दिक्कत है? आए बैठो। कह रहा था कि कोई किराया पर देने वाला पुस्तकालय है, वो पुस्तक देता है किराया पे। क्या देता है? पुस्तक। प्रथम 3 दिन का फिक्स पैसा लेता है। एगो ऑटो वाला पढ़ा था, टैक्सी वाला पढ़े थे क्वेश्चन, उसमें को नियत किराया था, एगो प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया था। इसमें 3 दिन का फिक्स है कि 3 दिन का देखिए इतना पैसा लगेगा। एक अलावा आप रखिएगा तो प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लगेगा। तो 3 दिन का किराया नियत है। अब सरिता कोई गई है, किताब लाई है, तो किताब लेने के लिए कितना पैसा जमा की है? 27 रुपया। और सूसी भी किताबिया लाई है, तो उसको कितना पैसा लगा है? अब दोनों में अंतर कहां से आ गया? ये 7 दिन रखी है और ये कितना दिन रखी है? 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन किराया फिक्स है। आप चले जाइए, मान लीजिए कि चले गए परीक्षा देने गए, आपका यूपीएससी के एग्जाम है, अब परीक्षा देने गए, तनी हड़ताल हो गया, सरकार ने कहा कि 7 दिन के बाद ये एग्जाम होगा, आप कहीं मत जाइएगा, आपके आने जाने का किराया ज्यादा है, आप रूम लेने गए, तो बोला कि देखो बबुआ, तुमको 3 दिन का भाड़ा हम एकदम निश्चित है कि तुमको 1000 रुपया लेंगे, एक बाद प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लेंगे। आप मान लीजिए 5 दिन रहिएगा, आप बोले वो कि 3 दिन देखो तुमसे हम फिक्स पैसा लेंगे 1000 रुपया, तुम 1 दिन रहो चाहे 8 दिन रहो, उससे मतलब नहीं है, 3 दिन का पैसा फिक्स है। तो 3 दिन का 1000 रुपया दे देना, फिर एक बाद प्रतिदिन 200 रुपया देना हमको अगला दिन। अब बताओ आप 8 दिन रहोगे तो 3 दिन का तो पैसा ले लिया 1000 रुपया, बाकी कितना दिन पैसा बेसी रह गए? 5 दिन। तो 5 दिन का 200 के हिसाब से फिर पैसा लेगा वो, कितना पैसा हो गया? 1000 फिर हो गया ना, यानी कि टोटल कितना पैसा देना होगा हमें? वही कहा कि 3 दिन का फिक्स पैसा है, तुम 1 दिन पढ़ो चाहे 3 दिन पढ़ो कोई मतलब नहीं है, वो देना ही पड़ेगा तुमको। उसके बाद अलग से हर दिन के हिसाब से पैसा लगेगा। तो वही पूछ रहा था कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा था कि कितना होगा। हम मान लिए नियत किराया 100 रुपया है, और ये सरिता 7 दिन किताब रखी है, तो 3 दिन तो फिक्स पैसा दी है यही, तो 4 दिन का ना ये जोड़ के देगी, बाकी 3 दिन का तो पैसा दे ही दी है। तो x + 4 y बराबर कितना हो गया? ई सूसी जो है वो 5 दिन रखी है, तो 3 दिन का तो पैसा देवे करेगी वो, बुझा रहे ना। अब बाकी 2 दिन अलग से रख ली ना, और ई तो 2 दिन का 2 वही नहीं होगा, फिर इसको हल किया गया। ऐसा समझ में विलोपन विधि भी बताना पड़ेगा। और किसी को पूछना है जी? बोलो। बहुत बढ़िया, उतार लो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पूछ रहा है सब, तो हम बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए, हेडिंग डालिए, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.5। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.5। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधि बोले थे कि मेन होगा प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। अब आया वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? प्यारे बच्चों, आपको हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताए थे, तो उसमें बताए थे उसका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। ध्यान से देखना, ये बहुत जटिल है, नहीं तो बहुत आसान है। दूसरा चीज, वज्र गुणन विधि से उसी समीकरण का हल हो सकता है जिसका एक अद्वितीय हल हो। आप चाहिएगा तो हर समीकरण का यूज नहीं होगा, इसमें हल नहीं हो पाएगा, केवल उसी समीकरण का हल हो पाएगा जिसका हल एक अद्वितीय हो। एक अद्वितीय का मतलब केवल एक अद्वितीय, जिसका केवल एक हल हो। 3 प्रकार का हल होता है ना, एक अद्वितीय, कोई हल नहीं, और अनंतता अनेक। इससे उसी का हल होगा जिसका एक अद्वितीय हल हो, जिसका एक अद्वितीय हल हो। इसका
उसी से हल होगा जिसका एक अद्वितीय हल होगा। अब ये व्यापक रूप है रैखिक समीकरण युग्म का, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। ये क्या है बच्चों? व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? रैखिक समीकरण युग्म का। बहुत आसान है। यदि ये दो समीकरण हो तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे आता है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ऐसे सरिया लीजिए इसको। और अब यहां पर होता है x y और यहां पर होता है 1। x बाटा में b2c1 माइनस b1c2 बराबर y बटा में a2c1 माइनस c2 a1c2 बराबर 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। ये है आपका फॉर्मूला। इसी को थोड़ा बराबर करके लिखे देते। देखिए तीनों बराबर होता है तो दू को बराबर हो जाएगा। x बाटा में b2c1 माइनस b1c2 बराबर 1 बाटा में a1b2 माइनस a2b1 और y बटा में a2c1 माइनस a1c2 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बुझा रहे ना? तो ये फॉर्मूला है। चलिए बना लीजिए। वज्र गुणन विधि से उसी समीकरण का हल होगा जिसका केवल एक अद्वितीय हल हो। जिसका केवल ये हल करते समय सबसे पहले आपको करना होगा, जांच करना होगा कि इसका एक अद्वितीय हल है या नहीं। एक अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अगर रहेगा तो एक अद्वितीय है। और तब जाकर के इसका हल, अगर एक अद्वितीय आएगा तब हल करना है। इसका फॉर्मूला होता है x बटा में b2c1 माइनस b1c2 बराबर y बटा में a2c1 माइनस a1c2 बराबर 1 बटा में a1b2 माइनस a2b1। यह फॉर्मूला होता है। देखिए हमें फाइनली x का मान निकालना है और यह अचर पद है, तो इसको दोनों के बराबर करेंगे तब ये मान निकल पाएगा। तो हम x के बराबर इसको कर दिए और फिर y के बराबर भी इसको कर दिए। जब इसको हल कीजिएगा तो ये पूरा वैल्यू दे देगा। ये वाला लिखने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि क्या पहले लिखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक हम बनाए अपने से। आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, BSEB परीक्षा है होगा आपका बिहार बोर्ड के हिसाब से, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। BSE और B, तो BS यानी कि C, E यानी कि A और B, BCAB बैठ रहा है। तब ऊपर में b1 लिख देना है, नीचे b2 लिख देना है और फिर तिरछा तिरछी गुणा करके घटाएं। तिरछा तिरछी गुणा करके क्या किए हैं? घटाएं। एक बात ध्यान देना है, अब यहां पे ध्यान से देखो हम क्या किए हैं, नहीं तो आपका आंसर गलती आ जाएगा। b2c1 यानी कि पहले अब ऐसे चल दिए हम, तब सब में हमको पहले ऐसे ही चलना होगा। देखो अब तो यहां पे लिखे होंगे एक मिनट, ऐसे उल्टा लिख दिएगा इसको।
ना, तो यहाँ पे सुधारना पड़ेगा आपको। B1 सब में ऐसे चले हैं, ऐसे ऐसे ना, तो B1 C2, यहाँ पे हो जाएगा B2 C1। बुझ रहे ना? आपको उल्टा ही चलना, जैसे चले हैं शुरू में वैसे ही सब में चलना होगा। अगर ऐसे चल रहे हैं शुरू में तो बाकी में पहला टर्म लिखते समय ऐसे ही चलना होगा सबन में, यानी कि इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटाना है, इन दोनों का गुणा करके उसमें से घटाना है। समझ में आ जाएगा? इसको सुधार लो, B1 C2 माइनस B2 C1 बना लो। देखो क्या समझा रहे थे, इसका पहले बताओ, बीजगुण विधि से किसका समीकरण का हल होगा? जिसका एक अद्वितीय हल हो, जिसका एक अद्वितीय हल हो, बाकी का किसी का हल नहीं होगा। जिस समीकरण का एक अद्वितीय हल हो उसी का केवल हल हो सकता है रे, किससे? बीजगुण विधि से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब उतार लिए ना क्वेश्चन, देखिए समझ में आ जाएगा सब, टेंशन मत लीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। एक अद्वितीय हल स्थिति की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से बनाइए। कह रहा कि किसका कौन सा हल है ये बताइए पहले, अब बताने के बाद अगर एक अद्वितीय हल आ जाता है तो उसको वज्र गुणन विधि से बनाइएगा। कौन सी विधि से बनाइएगा? वज्र गुणन विधि से। प्यारे बच्चों लिखेंगे एक अद्वितीय हल, अब ये समीकरण युग्म दिया है, लिखेंगे A1 बराबर, A1 बराबर 1 हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 दिया है। हमारा रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y अब प्लस C1 बराबर 0 के रूप का होता है, प्लस होता है, और A1 A2 होता है, तो इसको माइनस दिया है तो इसको लिख सकते हैं क्या? x प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 बराबर 0। अरे लिख सकते हैं इतना, बोलो कस के बोलो ना जी। तो बताओ A1 बराबर कितना आ जाएगा? 1, अब B1 बराबर क्या आ जाएगा? -3, और C1 बराबर क्या आ जाएगा? -3। अब चलो इसमें चलते हैं, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 दिया है ना बच्चों, इसको भी प्लस में लिखना होगा ना। 3x प्लस माइनस 9y अब प्लस माइनस 2 बराबर 0। A1 बराबर 3, B1 बराबर -9 और C1 बराबर माइनस हो जाएगा इतना। अब चलो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2। तो A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -3 और B2 का वैल्यू -9 बराबर C1 का वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ कटेगा क्या हो? माइनस से माइनस तितरी के 9 हो जाएगा ना। 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 और बराबर 3 बटा में 2। ओहो ये दोनों तो बराबर आ गया, ये बराबर नहीं ना आया है, बराबर नहीं ना आया। लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा, बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसीलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आंसर क्यों क्यों कोई हल नहीं है? क्योंकि जब ऐसा कंडीशन आता है तो कोई हल नहीं का कंडीशन है ना। तो ये सब पढ़ चुके हैं दूसरा 3.2 में, समझ में आ रहा है ना।
अब क्वेश्चन पढ़िए, तो क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका परिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो ये पूछा था, हम तो बता दिए। अब कह रहा है कि अगर एक अद्वितीय होगा तबे इसको बनाइएगा। तो बताओ इसको आगे बनाएंगे कि छोड़ देंगे इतना ही? अब छोड़ देंगे ना, नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि एक अद्वितीय होगा तबे बनाइएगा, अन्यथा एक अद्वितीय हो गया ना, एक अद्वितीय है ये तो कोई हल नहीं है। आए समझ में? अगला देखते हैं। अगला में दिया है बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 5। इसको लिख सकते हैं क्या इसे? 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब एक बात यहां पे ध्यान देने जोग है, देखो ये जो सूत्र लिखे हैं समीकरण ध्यान से देखना, हम व्यापक रूप इसका क्या लिए हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हई जौन सूत्रवा कोई लिखता है ना, ये कभी कभी जब माइनस देके लिखता है, कोई कोई ये सूत्रवा लिखेगा तो क्या दे देगा? ये माइनस देखने में केवल माइनस है, लेकिन ये बहुत बड़ा गलती करवा देगा तुमसे। हम बता रहे हैं, एक माइनस के चलते नंबर कट जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलती हो जाता है। ये कब माइनस होगा इसके बारे में जान लो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इस दोनों समीकरण में खड़ा हो जाओ जी, हाँ तुम ही। इस दोनों समीकरण में क्या फर्क दिख रहा है? कोई एनी डिफरेंस? कुछ दिखा? कोई फर्क नहीं है क्या? इसमें बराबर 0 नहीं है, हैं? इसमें 0 है, यही फर्क है। बगल में कुछ फर्क दिख रहा है जी? क्या? हैं? अंतर है, दोनों अंतर यही है जो ये लोग बोल रहे हैं। 0 इसमें है, इसमें 0, इसमें अचर पद को बराबर के इस तरफ कर दिया गया है। तो अब सुनो, यही अंतर अगर हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये कंडीशन आ गया तो यहां पे माइनस लिख के यूज करना है। समझ में आ गया आप क्या करें हम? हैं? देखो बताते हैं, हम लिखवाई भी करेंगे इसको। अगर ये कंडीशन आ गया तो अब अगर इसका बनाओगे तो ये बनेगा बी, सेम वही बनेगा, b1 c1, a1 b1, b2 c2, a2 b2। इसमें भी ऐसे ही बनेगा। बोलोगे कि इसमें क्या बनेगा? अभी इसमें तो बना दिए। अरे लड़का, ये इसमें भी यही बनेगा। अब इसका बनाओगे तो यहाँ पे x होगा, इसमें y होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसे, बोलो। अब इसका लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? x बराबर बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2। ठीक, इतना तो लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया ना इसके लिए। ध्यान से रहे, ये जब समीकरण दिया रहे तब। अब समीकरण ऐसा दिया है, या तो आप क्या कीजिए कि इसको बदल के c1 को उस तरफ लेके चले जाइए। तो हम लोग कर नहीं सकते इसको। a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर, ये कर सकते हैं। अब बोलोगे ना हमें कोई सब नहीं करना है, हम ऐसा ही बनाएंगे। बिल्कुल बनाओ, बनाओ, रो मत, बनाओ, तू बनाओ, उसी बनाओ, लेकिन सूत्रवादन का प्रयोग अलग कर देना। बुझा रहे ना? अब यहां पे तो वो सही लिखाएगा b1 b2,
C1 C2 A1 A2 B1। हम फिर बोल रहे हैं कि तू बनाओ सही, कोनो दिक्कत नहीं है, सूत्रवा तनका बल अलग प्रयोग कर लेना, बुझा रहा है ना। वो कहता है ना कि अब कहीं जा रहे थे, अब बीच में एक नदी पड़ गया और थोड़ा सा पानी है लेकिन बगल में पुल है और जूता मोजा बढ़िया से पहने हैं, तो कोई कहा कि पार होगो, तो बोल चलो इसे पुलवा से पार हो लेते हैं, तो बोला कि ना हम पुलवा से ना हम सही पार हो, हम तो पार हो लेकिन जूता मोजा खोल दे अब असही ना पार बे। तो सही तू या तो एकरा के हेने ला दो तो हई से बन जाएगा, नहीं लाना है तो तनका अंतर कर लो। अब देखो हे जो एक से लिखाई रहे ना, एक से लिखाई अब लिखाई रहे ना वही लिखाई, लेकिन जो एक कवा लिखा रहा है जब -1 लिखा जाए, आया समझ में। बाकी सेम टू सेम वही फॉर्मूला होगा, उसमें कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, और सब कुछ सही लिखने के बाद यहां पे खाली एगो माइनस चढ़ा दिया जाएगा। आ रहा समझ में, बुझा गया। ये माइनस आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई बताएगा माइनस में तो कंफ्यूज नहीं करना कि तुम्हारा गलती है, ऐसा नहीं करना कि मेरा गलती है, नहीं दोनों सही है। बस अगर ये वाला अंतर 0 के बराबर वाला आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये कंडीशन ऐसा आता है, समझ में जाएगा। अब अरे बोलो, हम ज्यादातर जो क्वेश्चन बनाएंगे हम उसी तरफ करके बनाएंगे, ठीक है। आपको जैसे मर्जी उसे बनाने लेना है, हम व्यापक रूप लेके चलते हैं इसका। तो देखो हम इस 5 को इधर घसका दिए, 5 को इधर घसका दिए, तो अब बताओ हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि बिना माइनस वाला? बिना माइनस वाला, क्योंकि हम घसका के ला दिए ना, हम नदी में डायरेक्ट नहीं पार कर रहे हैं, घूम के जा रहे हैं ना, हम तो घूम के जा रहे हैं पुल पर, तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, हम जाएंगे जाएंगे, जरा नदी में जाएगा जाओ मछली सोस घड़ियाल खाएगा, इसके बाद होगा इतना। दूसरा समीकरण क्या है? 3x + 2y बराबर 8, तो हम तो भैया पुल से जाएंगे, 3x + 2y अब -8 बराबर 0। कहे नदी में पार करे, सोस घड़ियाल बिठा हुए में, सोस घड़ियाल जानते हो ना? नहीं जानते हो? जाने दो, नाम सुन लिया ना आज, तो कहा जाता है गदह जन्म छूट गया। हाँ, पचैया के दिन एगो झुलुआ झूला जाता है, वो दिन कहा जाता है कि झुलुआ ना जैसे झूलता है ना, ओकर गोबर में जन्म होगा, और वही चक्कर में झुलुआ झूला देता है सब कोई। हाँ, तो हम खाली इतने पूछते हैं कि एक बार झूल लिए तो हो गया ना, अब हर साल झूलेंगे? और एक बार दिखाया गया ना झूल झूल लिया ही, रजिस्टर में तो चढ़ गया, अब हर साल पचैया आएगा तो हर साल क्या गोबर में जन्म होगा? ये के बार वाला गलतियां है। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ करना है जी, कुछ नहीं तो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी पे से बैठ के झूल लेना है दुबे, हाँ, हो गया। मेरे ना छुटाना है, अच्छा भाल है। अरे वो सीढ़ी है ना, तो सीढ़िया पर सबसे आसान, पचैया के दिन झूलवे झूलने की जगह कहीं नहीं मिले तो कुछ करना है, सीढ़िया पे से झूलना है, देखना गिर के फिर हमारा नाम मत लेना है, कुछ नहीं। हम ये चालू वीडियो चालू है। कुछ नहीं, हम पचैया की बात नहीं करते हैं, आई हेट पचैया। देखो जी, A1 बटा A2 B1 बटा अब बराबर C1 बटा है, बहुत है जी ब्रो, 2 बटा में 3, 1 बटा में 2, -5 बटा में माइनस। ऐसा बात से कोई डरवा देता है, झुलुआ ना झूलेंगे तो गोबर में जन्म होगा। जाओ बहाल, भगवान जी के एक काम बार रजिस्टर के बैठे पड़ा नहीं, झुलुआ नहीं के झूले, नाम गोबर वाला में लिख दे। हैं? तू लोग नहीं सुने हो? सुने हो ना? अरे सब कुछ सुना होगा, इतना बड़का शहर में क्या नहीं हो सब। मुंह तो ऐसे बनाओ तो जैसे सुनना ही नहीं कहीं कबो। जौन सारा में तू रहते उसमें हम ही रहते हैं, इतना बहुत बड़का शहर नहीं है। अब ये सब्जी लाने जाता है तो आदमी 20 रुपए किलो रहता है तो कहता है 15 रुपए किलो दे दीजिए ना। कहता है ना। अब ये शाम को आदमी जाता है और अनार करके कितनी सस्ता हो जाए तो जाएंगे। अब सब कोई जान गए बतियाई, हम 7:45 यहां से जाते हैं सब्जी लाने,
हम देखो अभियो भीड़ लगल है। तो अब कोई वही चक्कर में जा रहा है कि सस्ता हो जाए। अब लगता है 9 बजे जाना पड़ेगा। आए पता चला सब्जी लगैल सन, सस्ता का कुल पैसे बच गई। कुछ है नहीं के कीनम का। इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। आंसर बना लो। बुझा रहा ना कैसे बना है। सब्जी लेने में हम अब सीख गए सब्जी लेना। खीरा लेने गए कल ना, बोले कैसे किलो है, तो 20 रुपए किलो। बोले 15 के दीजिएगा। बोले ना 15 के खरीदियो नहीं पड़ रहा है। तो हम धीरे धीरे चल देते हैं। तो बुलाता है इधर आइए इधर आइए ले। गुणन विधि से ना लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से हल। अब कौन कहोगे पिछौला नहीं किए थे, इसको बना रहे हैं। एक अद्वितीय होगा तो बनाएंगे, एक अद्वितीय नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। प्यारे बच्चों, वज्र गुणन विधि का कंडीशन क्या होता है? A1 नहीं B1 A1 B1 C1 A1 B2 C2 A2। यहाँ पे एक होगा कि -1 होगा? एक होगा ना, क्योंकि हम जो कंडीशन लिए थे कौन बात कर रहा है जी, उसमें बराबर 0 कर दिए थे ना। बोलो बोलो ना जी, और कैसे बोलो। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? फॉर्मूला बनता है इसका x बटा में B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटा में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा में A1B2 माइनस A2। अब कुछ करना नहीं है आपको, वैल्यू रखना है खाली। x बाटा में B1 के वैल्यू 1, C2 का वैल्यू -60। समझ लो इसको। B2 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू -5। y ऐसे ही रहेगा। C1 का वैल्यू -A2 का वैल्यू -C2 का वैल्यू A1 का वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है ना किसे लिख रहे हैं? देख देख के खाली वैल्यू रख रहे हैं हम। अरे देख लो इधर, समझ लो इधर, बाद में उतरना। 1 बटा में A1 का वैल्यू B2 का वैल्यू 2 ही है, माइनस A2 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू रखे किसी किसी समझ में गई? सब उसमें से A1 A2 B1 B2 सब रखे हैं इसमें, छाट छाट के रखे हैं ना। x बाटा में -8 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बाटा में -15 और माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा में 4 माइनस x बटा 2 होगा।
बराबर वाई बटा एक का बराबर एक बटा होगा। अब इन एक्स के बराबर इसको, एक वाई के बराबर इसको कर दो। एक्स बटा दो बराबर एक बटा एक और वाई बटा एक बराबर एक बटा एक। तिरछा तिरछे गुना, एक्स गुना एक बराबर एक गुना दो, वाई बराबर एक हो जाएगा केवल। एक्स बराबर आ जाएगा दो, वाई बराबर, इसीलिए एक्स बराबर दो और वाई बराबर। आया समझ में? बुझा गया? कहाँ दिक्कत है बोलो, बोलो कहाँ कंफ्यूजन है? ये बुझाया है? ये बुझाया है? इस सूत्रवा है? ये वैल्यू रखना बताते हैं। एक्स बाटा में बताओ b1 का वैल्यू एक, t2 का वैल्यू -8 माइनस b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू -5 बराबर y बाटा में c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 3 माइनस c2 का वैल्यू -8, a1 का वैल्यू एक बटा में a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू माइनस a2 का वैल्यू 2 अगुना b1 का वैल्यू। ये छांट के रखे हैं। अब इसको माइनस एक में एक से गुना, -8 माइनस माइनस वही जा माइनस वही प्लस, अब 5 दूनी के माइनस प्लस माइनस, अब माइनस और माइनस 5 दूनी के 10, वाई बटा में प्लस माइनस -15, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है +16 बराबर एक बटा में दो दूनी के अब माइनस एक्स बटा में 10 में से 8 गया 2 और 16 में से 15 गया 1, 1/1। अब ये देखो क्या किए हैं यहाँ पे, इसको अगर सब बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा अपने में, और सब बराबर है इसका मतलब ये बराबर होगा अपने में, और चर पद के बराबर करेंगे तभी ना आएगा। तो एक्स बटा 2 बराबर 1/1 और वाई बटा 1 बराबर 1/1 हल किए, एक शर्त क्या बना के समझ में गया? हैं ये तीन दोस्त हैं, राम श्याम है मोहन, तीन दोस्त हैं राम श्याम, और आपको पता है कि तीनों के पास बराबर बराबर पैसा है। तीनों के पास, मान लीजिए कि राम के पास भी 5 रुपया है, इसके पास भी 5 रुपया है, इसके पास भी 5 रुपया, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या राम बराबर मोहन लिख सकते हैं? क्योंकि सब तो बराबर है ना है। क्या हम लिख सकते हैं क्या श्याम बराबर मोहन? क्योंकि सब तो बराबर है ना है, सब बराबर है ना है। तो यहां पर हमें एक्स का मान निकालना है। अब बोलोगे कि इन दोनों को बराबर कर ना दीजिए, सब बराबर है तो एक्स बटा 2 अब बराबर कर दीजिए वाई बटा 1, जब अपने बराबर कर रहे हैं तो हम ऐसा चीज को बराबर करेंगे कि ताकि मान निकल जाए। आप इसको बराबर करके कीजिएगा कुछ ही, तो चर पद हो गया दो को, इसका वैल्यू कैसे निकलिएगा? इसके बाद क्या कीजिएगा? एक्स बराबर 2y होगा, एक बाद क्या कीजिएगा? तो हम क्या करेंगे, अचर पद के बराबर करेंगे, तो इसके x बटा 2 1/1 के बराबर हुआ, तो अब जाके वैल्यू आ गया। इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है? समझ में आ रहा क्या करें हमें? अब बुझा गया? तो ये बराबर किए हैं, x बटा 2 को बराबर किए हैं एक बार इससे, और फिर एक बार इन दोनों को बराबर किए हैं। जैसे हम क्या किए थे, इसमें राम को बराबर किए थे मोहन के, किए थे ना, और श्याम को फिर बराबर किए थे। ठीक ऐसे ही है, एक्स बटा 2 को बराबर किए हैं 1/1 के, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया,
अब वाई बटा 2 का बराबर किए हैं 1/1 से, जब फिर इसी से, तो वाई का वैल्यू आ गया समझ में? अब बोलो, पूछना है कुछ हो? बना लो।